नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बहुत ही बेसिक विषय पे बात करने वाला हूं। मैं बात कर रहा हूं कि इकोनॉमिक्स क्या है और इसको डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने किस तरीके से डिफाइन किया है। एक्चुअली जो स्कूल्स हैं, जो हम क्रमबद्ध तरीके से विश्लेषण करेंगे, आप देखिएगा कि समय उपरांत इकोनॉमिक्स के परिभाषाओं में भी परिवर्तन हुआ है। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल के वीडियो में हमने ये बात किया था कि इकोनॉमिक्स क्या है और इकोनॉमी क्या है और दोनों में बेसिक फर्क क्या है। इसी वीडियो को मैं आगे बढ़ाते हुए इस पूरे विषय वस्तु को कवर करूंगा। इस पूरे वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए और दिग्विजय इकोनॉमिका को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिग्विजय इकोनॉमिका को सब्सक्राइब करिए, ताकि इकोनॉमिक्स रिलेटेड बेस्ट मटेरियल आपको मिल सके। इकोनॉमिक्स का मतलब दिग्विजय इकोनॉमिका। तो दोस्तों, आइए यहां पे हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है। कल के वीडियो में बिल्कुल क्लियर था आपको कि इकोनॉमिक्स बेसिकली मॉडल्स एंड थ्योरी से संबंधित है, जबकि इकोनॉमी इसका इंप्लीमेंटेशन है, इसका व्यवहारिक पक्ष है। बेसिकली जिसमें हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात कर रहे थे कि किस तरीके के स्पेसिफिक एरिया में, किसी देश में, किसी समाज में इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है। इकोनॉमिक्स बेसिकली एक ऐसा साइंस है या फिर सोशल साइंस है जो किसी व्यक्ति, किसी फर्म्स, किसी उद्योग या गवर्नमेंट के लिए डिसीजन मेकिंग प्रक्रिया के रूप में होता है कि वो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का सबसे बेस्ट पॉसिबल यूज कैसे करे, जिससे कि सेटिस्फैक्शन लेवल, यूटिलिटी का लेवल सबसे ज्यादा मैक्सिमाइज हो जाए। दोस्तों, इस परिभाषा को आने में एक सड़क लगा है, एक दशक लगा है, एक सदियां लगी है। तो उस परंपरा को इसी क्रम में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले जो इकोनॉमिक्स का परिभाषा दिया गया वो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के द्वारा दिया गया। उसके बाद न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट इसमें कुछ संशोधन करते हैं। उसके बाद मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने इसको सबसे परिमार्जित रूप दिया और प्रोफेसर जेके मेहता, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स के हेड भी रह चुके हैं, इन्होंने एक अलग रूप में ही व्याख्या किया कि इकोनॉमिक्स क्या है। तो इन चरणबद्ध तरीके से आइए इसकी हम करते हैं बात। तो सबसे पहले जब मैं कहता हूं क्लासिकल, तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स में एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, जे.एस. मिल और माल्थस आते हैं। इनका जो परिभाषा है क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का, वो बेसिकली वेल्थ बेस है, धन संबंधी है। इनका परिभाषा जो है वेल्थ बेस है, ये धन संबंधी परिभाषा देते हैं। जब मैं बात करता हूं न्यू क्लासिकल का, तो न्यू क्लासिकल ऐसे इकोनॉमिस्ट है जो क्लासिकल के बाद आते हैं। क्लासिकल, न्यू क्लासिकल में बेसिकली मार्शल पीगू और कैनन है, और मार्शल और पीगू कैनन ने जो अर्थशास्त्र का परिभाषा दिया है वो वेलफेयर बेस दिया है या फिर कल्याण पर आधारित किया है, कल्याण पर आधारित दिया है। सबसे पहले हम इन दो परिभाषाओं को समझ लेते हैं, उसके बाद हम मॉडर्न और जेके मेहता पे आएंगे। तो आइए समझते हैं हम लोग क्लासिकल। क्लासिकल जब मैं शब्द कहता हूं तो कार्ल मार्क्स ने क्लासिकल शब्द का प्रयोग किया था, और कार्ल मार्क्स का कहना है कि डेविड रिकार्डो के जो पूर्ववर्ती हैं वो क्लासिकल कहे जाएंगे, और डेविड रिकार्डो के पूर्ववर्ती बेसिकली एडम स्मिथ है, रिकार्डो है, मिल और माल्थस है। तो ये लोग जो हैं बेसिकली क्लासिकल कहे जाते हैं, एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, जे.एस. मिल और माल्थस। एडम स्मिथ को हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का पिता, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का पिता कहते हैं। 1976 में इनकी फेमस 1776 में इनकी फेमस बुक आती है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। पूरा नाम तो यही है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, लेकिन इसको हम शॉर्ट में वेल्थ ऑफ नेशन भी कहते हैं, वेल्थ ऑफ नेशंस। लेकिन इस पुस्तक का पूरा नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। किताब से ही पता लगता है कि ये पता लगाते हैं, किताब का नाम ही है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर। आइए नेचर में परीक्षण करें। एंड एन इंक्वायरी इनटू द एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, और देशों के धन का कारण क्या है इसको पता लगाते हैं। एक्चुअली जो एडम स्मिथ साहब थे ये मानते थे कि इकोनॉमिक्स का सबसे प्रमुख जो इश्यूज है वो धन का उत्पादन है। किस तरीके से कोई देश, कोई समाज धन उत्पादन करता है और उसका उपभोग करता है, यही जो है सब्जेक्ट मैटर है इकोनॉमिक्स का। एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक मैन की परिकल्पना की थी। देखिए, पूछा जा सकता है आपसे प्रश्न, इकोनॉमिक मैन, आर्थिक मनुष्य, इकोनॉमिक मैन का कॉन्सेप्ट दिया था एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ कहते थे प्रत्येक मनुष्य आर्थिक होता है और वो जो भी काम करता है वो धन सृजन के लिए करता है। ऐसे में क्लासिकल इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ यहां लेसर फेयर की बात भी कर रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति,
प्रत्येक व्यक्ति आर्थिक है और प्रत्येक व्यक्ति अगर अपने ही स्वार्थ के लिए, इंटरेस्ट के लिए काम करेगा तो कहीं ना कहीं यहां पे गवर्नमेंट का रोल कम होगा और प्राइवेट का रोल ज्यादा होगा। तो कुल मिला जुला के वेल्थ बेस्ड डिफिनीशन है क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जितने भी हैं, एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, सबका मानना यही है कि अर्थशास्त्री या अर्थशास्त्र ये बताएगा कि किसी भी देश का धन कैसे अधिक हो और धन का उपभोग और वितरण का पैटर्न क्या होगा। जब मैं कहता हूं कि वेल्थ ऑफ नेशंस में इकोनॉमिक मैन की परिकल्पना की गई थी तो यहां एक चीज और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। जब हम कहते हैं कि अर्थशास्त्र का प्रमुख उद्देश्य ही है धन अधिकतम करना, तो यहां पे जरा आप सोचिए जरा, क्लासिकल इकोनॉमिक्स में क्या है, धन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा आइए इसको रेशनल तरीके से हम बात करें। जब मैं कहता हूं कि क्लासिकल जो है धन के ऊपर अपने आप को केंद्रित करते हैं, वेल्थ के ऊपर अपने आप को केंद्रित करते हैं, तो यहां पे क्लासिकल में दो चीज आप सुनते होंगे। एक होता है प्राइमरी चीज, प्राइमरी का मतलब और एक है सेकेंडरी, द्वितीयक। प्रश्न है कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स में प्राथमिक क्या है, महत्वपूर्ण क्या है, और दूसरा क्लासिकल इकोनॉमिक्स में सेकेंडरी क्या है या फिर द्वितीयक क्या है। इसको और टेक्निकल अगर आप कहें तो एंड्स क्या है, एंड्स का मतलब उद्देश्य क्या है या फिर साध्य क्या है। और फिर मैं पूछता हूं मीन क्या है, मीन का मतलब साधन क्या है, एक ही चीज है, बहुत ध्यान से समझिएगा। जो एंड्स है क्लासिकल का, एंड्स है उनका जो उद्देश्य है या फिर जो साध्य है जिसको पाना चाहते हैं, वे है वेल्थ, धन। ये जो वेल्थ को पाना चाहते हैं ये इसका साध्य है, एंड्स है। और मीन क्या है, माध्यम क्या है, साधन क्या है जिससे ये प्राप्त करेंगे। तो ये जो मीन है, जो माध्यम है, वो है मैन। बहुत ध्यान से इस बात को सुनिएगा आप लोग जरा। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग अगर बात करिएगा तो जो प्राइमरी है, जो प्राथमिक है या फिर जो एंड्स है, जो अल्टीमेट गोल है, दैट इज वेल्थ क्रिएशन। और उस वेल्थ को करेगा कौन, सेकेंडरी मैन। इसका मतलब जो मनुष्य है वो धन उगाएगा और धन इकट्ठा करना उसका प्राथमिक उद्देश्य है। इट मीन टू से एंड्स और ऑब्जेक्टिव इज वेल्थ क्रिएशन एंड मींस फैक्टर इज मैन। हम लोग जो है सेकेंडरी हो गए, मनुष्य सेकेंडरी हो गया, मनुष्य की हैप्पीनेस सेकेंडरी हो गई, प्राथमिक हो गई धन कमाना। आर्थिक मनुष्य की परिकल्पना का मतलब है सब कुछ धन है, प्राथमिक धन है, सेकेंडरी द्वितीयक हम लोग हैं। क्या आप लोग इस बात से सहमत हैं? आप धन क्यों कमाते हैं? आप धन इसलिए कमाते हैं कि आप खुशी रहें। हमारी खुशी प्राथमिक है, जबकि ये बताते हैं कि जो प्राथमिक है, जो एंड्स है, वो धन है, द्वितीयक जो है हम लोग हैं, मनुष्य। इसी परिभाषा को जब न्यू क्लासिकल आते हैं तो इसका सही रूप प्रदान करते हैं। न्यू क्लासिकल में मार्शल, पीगू और कैनन है और इन्होंने अर्थशास्त्र की परिभाषा को कल्याण पर आधारित किया। इनके अनुसार इकोनॉमिक्स एक ऐसा साइंस है जो बताता है कि किसी देश का, समाज का कल्याण कैसे अधिक होगा, धन अधिक नहीं, कल्याण। ऐसे में ये लोग जो एंड्स की बात करते हैं, जो साध्य की बात करते हैं, जहां वो पहुंचना चाहते हैं, वो है वेलफेयर। और जो साधन है, जो मीन है, जो सेकेंडरी है, जो साधन है, वो हो गया, साधन जो है वो हो गया आपका मनी या फिर वेल्थ। ये हो गया वेल्थ। इसका मतलब जो क्लासिकल जिस परिभाषा को उल्टा किए थे उसको सीधा करने का काम जो है किया है न्यू क्लासिकल ने। न्यू क्लासिकल कहते हैं कि जो हमारा साध्य है, जहां हम पहुंचना चाहते हैं, वो हमारी खुशी है, हमारा वेलफेयर है, कल्याण है। और जो पहुंचाता है, जो साधन है, वो मनी या वेल्थ है। इसका मतलब इकोनॉमिक्स ये नहीं सिखाता है कि किसी इकोनॉमी का धन अधिक कैसे हो, इकोनॉमी में समाज में धन का वितरण कैसे बेहतर से बेहतर हो और साथ ही उस समुदाय का, समाज का, देश का कल्याण कैसे अधिक हो, यह सिखाते हैं इकोनॉमिक्स। तो कुल मिला के जो क्लासिकल डिफिनीशन है उससे बेहतर डिफिनीशन न्यू क्लासिकल ने दिया, मार्शल, पीगू, कैनन ने दिया। अगर आप कई बार कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन क्लासिकल एंड न्यू क्लासिकल, मैं आपको बताऊं, जब आप अच्छे से पढ़ते हो इकोनॉमिक्स को तो तीन शब्द आते हैं, क्लासिकल, न्यू क्लासिकल और न्यू क्लासिकल। क्लासिकल, नियो क्लासिकल और न्यू क्लासिकल। एक तो हो गया सीधा सीधा क्लासिकल, दूसरा NEO क्लासिकल, एक NEW क्लासिकल, न्यू क्लासिकल। तो न्यू क्लासिकल की बातों को ही ऑर्गेनाइज करते हैं, उसमें लुकास का नाम आता है। लेकिन अभी आप इन दोनों में अंतर समझिए, क्लासिकल और न्यू क्लासिकल में क्या अंतर है। क्लासिकल जिस बातों को कहते हैं उसी बातों को न्यू क्लासिकल भी कहते हैं, बस अंतर सिर्फ इतना है कि क्लासिकल जब अपने आर्गुमेंट को देते हैं तो उसके आर्गुमेंट का जो बेस होता है दोस्तों, वो बेस होता है फिलॉसफिकल, वो एक दार्शनिक अंदाज में देते हैं। न्यू क्लासिकल उसी को एक साइंटिफिक वे में इसका एनालिसिस करते हैं।
तथ्यों के सिर्फ विवेचन में अंतर है, निष्कर्षों में कोई अंतर नहीं है क्लासिकल और न्यू क्लासिकल में। सिर्फ जो है एक दार्शनिक आधार पर व्याख्या है और एक जो है साइंटिफिक आधार पे उसी का व्याख्या है। तो आपको समझ में आ गया कि क्लासिकल और न्यू क्लासिकल किस तरह की परिभाषा देते हैं। क्लासिकल जिसमें एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, मिल और माल्थस हैं, उन्होंने परिभाषा को धन पे केंद्रित कर दिया, धन संबंधित विज्ञान का है। जबकि न्यू क्लासिकल मार्शल पी बुकैनन ने इकोनॉमिक्स को कल्याण आधारित विज्ञान के रूप में देखा है। लेकिन अब तक का जो सबसे बेहतर परिभाषा दिया गया है वो मॉडर्न इकोनॉमिक्स के द्वारा दिया गया है। और मॉडर्न इकोनॉमिक्स में आपने नोट किया है दोस्तों, उसमें है अर्थशास्त्री बेसिकल प्रोफेसर रॉबिन्सन और स्टिगलर, तीन लोग हैं जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट है। उसका नाम आपने नोट किया है, प्रोफेसर रॉबिन्स सबसे ऊपर नाम आता है, फिर रॉबिन्सन का नाम आता है और फिर स्टिगलर का नाम आता है। तीन लोग मॉडर्न इकोनॉमिस्ट के रूप में। तो चलिए सबसे पहले जो सबसे फेमस परिभाषा है, जो अर्थशास्त्र का सबसे बेहतर परिभाषा दिया जाता है, वो प्रोफेसर रॉबिन्स की परिभाषा है। प्रोफेसर और रॉबिन्स की परिभाषा, और यही पूछा भी जाएगा आपसे। तो जो प्रोफेसर रॉबिन्स की परिभाषा है वो अर्थशास्त्र की परिभाषा स्कार्सिटी पे देते हैं। स्कार्सिटी का मतलब होता है सीमितता या फिर दुर्लभता। इसके ऊपर इनकी परिभाषा बेस्ड है, सीमितता या दुर्लभता। अब देखिए अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर रॉबिन्स, जब हम इकोनॉमिक्स को डिफाइन करेंगे, अर्थशास्त्र को डिफाइन करेंगे, तो अर्थशास्त्र को डिफाइन करने में तीन पिलर की बात आती है। पहला पिलर यह है अनलिमिटेड वांट्स, असीमित इच्छाएं। दूसरा है लिमिटेड रिसोर्स, सीमित साधन। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, साधनों का वैकल्पिक उपयोग। अब देखिए तीन भाग हो गया। यहां पे तीन चीजें हैं प्रोफेसर रॉबिन्स के डिफिनेशन में दोस्तों, जिसकी हम बात कर रहे हैं। एक तो हो गया अनलिमिटेड वंस, दूसरा है लिमिटेड रिसोर्स और तीसरा है अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, साधनों का वैकल्पिक उपयोग। देखिए तीन चीज आप देखेंगे, प्रत्येक व्यक्ति, समाज या देश की इच्छाएं, आवश्यकताएं अनलिमिटेड है। आपको एक चीज की आवश्यकता है, जब वो मिलता है फिर दूसरी चीज, फिर तीसरी। जब तक आप इस पृथ्वी पे हैं आपकी इच्छाएं, आवश्यकताएं कभी खत्म होगी नहीं, लगातार कंटिन्यूअस इच्छाएं, आवश्यकताएं बनी रहेंगी। तो मनुष्य या देश, किसी समाज की आवश्यकताएं, इच्छाएं अनलिमिटेड है। जब तक इस धरा पे है, एक इच्छा हुआ फिर उसको पूरा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, ये जो है क्रमागत रूप से चलता रहेगा असीमित इच्छाओं के रूप में। इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल सही है, असीमित इच्छाएं हमारी। दूसरा है, प्रॉब्लम ये है कि उन इच्छाओं को जो पूरा करने के साधन है वो लिमिटेड है। अगर ये भी अनलिमिटेड होते तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता। हमारे पास इच्छा आई कि मुझे एक गाड़ी चाहिए, मैं गाड़ी खरीदता, मुझे घर खरीदना है, मुझे घर खरीदता, घर खरीदना, मैं घर खरीद लिया, मुझे एक बढ़िया मोबाइल खरीदना, मैं मोबाइल खरीद लेता, मुझे एसी लेकिन होता क्या है कि असीमित इच्छाएं तो हैं, लेकिन उसको प्राप्त करने के जो साधन है वो सीमित है। चाहे एक व्यक्ति को बात करिए, चाहे समाज की, चाहे एक देश की बात करिए, हर जगह ये लागू होगा कि असीमित इच्छाएं, उस असीमित इच्छाओं को पूरा करने के लिए सीमित साधन। पापा आपको 4,000 रुपया देके कहते हैं जाओ जी लो अपनी जिंदगी, और आपको 50,000 रुपये की आवश्यकता है। तो यहां पे जो समस्या आपके साथ है वही समस्या पापा के साथ है और वही समस्या देश के साथ है। अनलिमिटेड वांट्स है देश के लिए कि हमको एक्सप्रेसवे बनाना है, हमको जो है बुलेट ट्रेन भी चलानी है, हमको वेलफेयर की स्कीम के काम भी करना है, सबको रोटी भी देना है, लेकिन बजट नहीं है। तो सेम वही चीज, अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्स। इकोनॉमिक्स ये सिखाता है दोस्तों कि किस तरह एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस किया जाए जिससे अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, उन सीमित साधनों का श्रेष्ठ उपयोग करें जिससे हमारी जो सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमम हो जाए। ये इकोनॉमिक्स सिखाता है। चाहे आप इकोनॉमिक्स जानते हो, चाहे आप इकोनॉमिक्स नहीं जानते हो, आप प्रोफेसर रॉबिन्स को फॉलो करते हो। पापा 4,000 रुपया दिए, आपको आवश्यकता है 10,000 की, लेकिन उन 4,000 रुपए को आप मैनेज करते हो। आप अपना प्रेफरेंस आर्डर डिसाइड करते हो कि सबसे पहले मुझे क्या खरीदना है। मुझे सबसे पहले बुक खरीदना है, मुझे सबसे पहले मोबाइल अपना रिचार्ज करना है, सबसे पहले मुझे कुछ खाना है, मुझे क्या करना है, ये जो है प्रेफरेंस आर्डर डिसाइड आप करते हैं। तो प्रत्येक देश भी यही करता है कि
हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है? गरीबों का कल्याण कर दे, मेट्रो चला दे, बुलेट ट्रेन चला दे, सबको रोटी की व्यवस्था करे, हेल्थ के ऊपर काम करे, एजुकेशन। तो खर्चे तो अरबों के हैं, अनलिमिटेड है, लेकिन उसके जो साधन है ना वो सीमित है, और उसी सीमित साधनों का जो सबसे बेस्ट पॉसिबल यूज सिखाता है वो है इकोनॉमिक्स। प्रोफेसर रॉबिन्स की यह परिभाषा सबसे बेहतर मानी जाती है। इसलिए बेहतर मानी जाती है क्योंकि ये बिल्कुल बिल्कुल सत्यता के निकट है। इसको सारा लोग, सारे देश, सभी लोग इसको फॉलो करते हैं, और ये बिल्कुल व्यवहारिक परिभाषा है कि अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने के लिमिटेड जो रिसोर्स है उसका सबसे बेस्ट पॉसिबल यूज क्या है जिससे कि हमारा सेटिस्फेक्शन का लेवल बढ़ जाए। तो दोस्तों ये जो परिभाषा है ये प्रोफेसर रॉबिन्स की है, इसी की बात रॉबिन्सन और स्टीगलर भी करते हैं। एक जो बात की परिभाषा मैंने अभी लिखा, प्रोफेसर जेके मेहता, ये प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है। जेके मेहता अब इसलिए पूछ लिया जाता है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के महान ये अर्थशास्त्री हुए अपने यूपी के, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एचओडी रहे इकोनॉमिक्स के, और साथ ही साथ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो है एक तरह से कहीं ना कहीं बड़ा जो है रोल रहा है पूरा जो है इकोनॉमिक्स में इंडिया में। तो कई बार जब आयोग पेपर बनाता है तो इनके बारे में जरूर पूछ लेता है, तो इसके आपको जानना चाहिए। जेके मेहता को कहा जाता है इंडियन फिलोसफिकल सेंट इकोनॉमिस्ट, भारतीय साधुवादी दार्शनिक अर्थशास्त्री, भारतीय साधुवादी दार्शनिक। ये अर्थशास्त्री है, वो दर्शन से प्रभावित है, बौद्ध दर्शन से प्रभावित है। तो दोस्तों ये जो दार्शनिक है प्रोफेसर जेके मेहता, वो बताते हैं इकोनॉमिक्स हमको वांटलेसनेस की स्थिति सिखाता है, इच्छा विहीनता की स्थिति बताता है कि हम अपनी इच्छाओं को सीमित कैसे करें, क्योंकि अनलिमिटेड वांट्स है तो उसको पूरा नहीं किया जा सकता है। तो जो आपके सीमित साधन है उसमें किस तरह अपनी इच्छाओं को आप कम करें और उस लेवल पे लाएं कि आपकी जो भी कॉन्स्ट्रेंट है बजट के उसी में फुलफिल हो जाए। अगर मेरी सैलरी 20,000 है तो इकोनॉमिक्स ये सिखाता है कि 20,000 में किस तरह अपनी आवश्यकताओं को हम खत्म लिमिट करें। ये नहीं बताते हैं कि अपनी इच्छाओं को खत्म करके आप संन्यास की तरफ चले जाइए, ना। आपकी पकड़ 20,000 की सैलरी है तो 20,000 में अपनी इच्छाओं को किस तरीके से सैचुरेट करें, ये सिखाता है वांटलेस थ्योरी प्रोफेसर जेके मेहता का। तो दोस्तों एक क्रम रहा अर्थशास्त्र को परिभाषित करने का कि हमने क्लासिकल को देखा, न्यू क्लासिकल को देखा, मॉडर्न को देखा, प्रोफेसर जेके मेहता को देखा। लेकिन जो सबसे निकल के सामने आई इकोनॉमिक्स की बात वो ये आई कि बेसिकली जो इकोनॉमिक्स है, जो अर्थशास्त्र है, वो संबंधित है मॉडल्स एंड थ्योरी से और एक क्रमबद्ध ज्ञान से। तो जब हम मॉडल्स और थ्योरी की बात करते हैं और जब एक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज की बात करते हैं तो ये साइंस होता है। इसीलिए इकोनॉमिक्स को साइंस कहा जाता है या फिर सोशल साइंस कहा जाता है, और एक ऐसा सोशल साइंस है जो कि एक डिसीजन मेकिंग जो हमारी प्रोसेस है उसको बनाता है कि आपके देश में जो सीमित साधन है, जो आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, उसका बेस्ट पॉसिबल यूज कैसे करोगे कि पूरे के पूरे इकोनॉमी का सेटिस्फेक्शन ज्यादा होगा। इसका मतलब कितना प्रोडक्शन किया जाए, किस चीज का प्रोडक्शन किया जाए, कब प्रोडक्शन किया जाए, कितना ज्यादा किया जाए, ये एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के रूप में आता है। इसीलिए कहा जाता है कि कई बार अर्थशास्त्र संबंधित है उत्पादन, उपभोग और वितरण के नियम से या फिर डिसीजन से। अर्थशास्त्र को इसीलिए आप देखेंगे कि बार बार इसको इसलिए आप देखते हैं संक्षिप्त परिभाषा कि अर्थशास्त्र को हम लोग जोड़ देते हैं उत्पादन, उत्पादन, उपभोग, उपभोग और वितरण से, वितरण से। अर्थशास्त्र में यह सिखाएगा कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कितना हो, वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन कितना हो, हाउ मच कितना हो, व्हेन कब हो, किस वस्तु और सेवा का उत्पादन किया जाए, ये डिसीजन। इस उत्पादन का कंजम्पशन कैसे होगा, समाज में इसका उपभोग कैसे होगा, जो वस्तुएं और सेवाएं बनी उसका उपभोग कैसे होगा, और इसका वितरण कैसे होगा, वितरण की समाज के सभी वर्गों तक ये मिल जाए। तो जब हम वितरण की बात करेंगे तो अपने आप वेलफेयर की तरफ आप इसको लेके चले जाएंगे, वेलफेयर कल्याण की तरफ लेके चले जाएंगे। तो यही बात देखिए, अर्थशास्त्र संबंधित है एक ऐसे क्रमबद्ध नॉलेज से, एक ऐसे साइंटिफिक नॉलेज से जिसको आप सोशल साइंस या साइंस कर रहे हैं, जो सिखाता है कि कोई फर्म, कोई उद्योग, कोई देश किस तरीके से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, उपभोग, उसके वितरण के स्वरूप को निर्धारित करता है, ताकि सीमित संसाधनों में
जो उसका बेस्ट पॉसिबल यूज है वो हो सके और किसी भी समाज या देश का कल्याण का स्तर अधिकतम हो सके। तो बेसिकली दोस्तों ये परिभाषा रही अर्थशास्त्र की, जो कंपटीशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ध्यान से, बहुत मन से, बहुत मनन पूर्वक अपने नॉलेज को आगे बढ़ाते रहिएगा। हिम्मत मत हारिएगा। हिम्मत है तो सब कुछ है। एक आशा की किरण आपके जीवन को बदल सकती है। निराश नहीं होइएगा। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रह के कुछ नाम करो। तो दोस्तों निराश नहीं होइए, आशा बनाए रखिए। आप अच्छा करेंगे, आप बहुत अच्छा करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड्स।